हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। कुछ बच्चे कह रहे सर थोड़ा और दोबारा समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ और आप ध्यान से समझना उसको। ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर, है ना। देखिए भाई, अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं प्रेजेंट है। क्लियर? किसके अंदर भाई? एक किडनी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अब जरा ध्यान से आप समझो। एक नॉर्मल वे में मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम किडनी को अंदर से देखते हैं तो उसके हमें दो भाग दिखाई देते हैं। पहली बात तो यह है, कितने भाग दिखाई देते हैं? दो भाग। एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। यह बात क्लियर है कि जब भी हम किडनी को अंदर से देखें तो उसके दो भाग हमें दिखाई देते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स भाग और एक होता है मेडुला वाला भाग। अब इन भागों को यदि मैं डिवाइड कर दूं हल्के रूप में, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, तो ये मान लीजिए किडनी है, कटी हुई किडनी, है ना। तो इसका जो ये आउटर वाला ये वाला भाग है, देखो अब आपको मैं ऐसे समझाऊंगा अलग प्रकार से। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला आउटर, दिख रहा है आपको ये आउटर भाग? ये भाग तो है कॉर्टेक्स, ऊपर का। और जो अंदर का जो ये भाग है, ये है मेडुला। ये दोनों पार्ट आप पहचानना सीख गए। जो बाहर का भाग है वो तो है कॉर्टेक्स और जो अंदर का भाग है वो है मेडुला। यहां तक बात क्लियर है ना। अब देखिए, ये जो कॉर्टेक्स भाग होता है, बात को जरा ध्यान समझिए। कॉर्टेक्स ऊपर का भाग है जो गहरे लाल रंग का होता है। इसके कुछ उभार, मतलब जो कॉर्टेक्स भाग है, अब जैसे मान लीजिए ये कॉर्टेक्स भाग की दीवार है, ये वाली, है ना। तो इस कॉर्टेक्स का कुछ भाग मेडुला में धसा रहता है। अब देखो आप, अब समझेंगे आप इसको ढंग से ना। कहां धसा हुआ है? मेडुला में धसा हुआ है। ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। क्लियर बात समझ में आ गई अब आपको? देखो, ये कॉर्टेक्स भाग था ऊपर की तरफ और यहां से मेडुला था। तो कॉर्टेक्स के जो उभार हैं, यानी कि कॉर्टेक्स का कुछ भाग जो है वो मेडुला के अंदर धसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये धसा हुआ है ना। तो इस भाग को हम बोलते हैं बर्टनी के स्तंभ। अब बताओ आपको बर्टनी के स्तंभ समझ में आया कि नहीं आया, कि आखिर ये बर्टनी के स्तंभ क्या हैं? बर्टनी के स्तंभ कॉर्टेक्स की ऐसी संरचना है जो मेडुला के अंदर धसी हुई है। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है सारी चीज, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉर्टेक्स की तो बर्टनी के स्तंभ पता चला कि नहीं पता चला, कि ये बर्टनी के स्तंभ क्या हैं? तो ये होते हैं भाई बर्टनी के स्तंभ जो मेडुला के अंदर धस जाते हैं। इसके कुछ भाग, किसके? कॉर्टेक्स के। ठीक है, और फिर वो ये कहता है कि अच्छा, हमारे पास एक नेफ्रॉन है ना। नेफ्रॉन की संरचना में हल्के रूप में आपको बताऊं, अभी जैसे हम इसी की बात ही करेंगे। तो ये हमारा नेफ्रॉन है भाई, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन का ये जो भाग है वो मेलपीगी काय होता है, मेलपीगी काय। ये जो भाग है वो समीपस्थ नलिका होती है। ये भाग है वो लूप ऑफ हेनले।
ये भाग है दूरस्थ नल का और ये भाग है संग्राहक नल का। ठीक है, ये नेफ्रॉन के भाग होते हैं, है ना। अब ये जो नेफ्रॉन है जहां यूरिन फॉर्म होता है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन होता है, मूत्र का निर्माण होता है, वह नेफ्रॉन इन वृक्कों के दोनों भागों में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में भी और मेडुला में भी। अब देखना ये होता है कि कौन सा भाग कॉर्टेक्स में रहेगा और कौन सा भाग मेडुला में रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक क्लियर सी बात यहां पे बता दूं, आप खुद सब सोचो। देखो, ये इसका आउटर पार्ट लग रहा है ना, ये मान लीजिए ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट। समझ में आई मेरी बात? तो बात आपकी यहीं पे खत्म हो गई। कैसे कि मैलपीगी कोश, समीपस्थ नल का और दूरस्थ नल का ये ऊपर की तरफ के पार्ट हैं, तो ये कौन से पार्ट में रहेंगे भाई? कॉर्टेक्स में रहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? और बात में मेडुला की करूं तो मेडुला थोड़ा नीचे है, तो इसके लूप ऑफ हेनले और संग्राहक नल का आप खुद सोचो, क्या मैलपीगी कोश और ये मेडुला में हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ के पार्ट हैं और ऊपर जो भाग होता है वो कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन की इस डायग्राम से आप इसको समझो, दोनों भागों को, कि कॉर्टेक्स में कौन सी संरचना होती है और मेडुला में कौन सी होती है। तो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन के 3 भाग, मैलपीगी कोश, समीपस्थ नल का और दूरस्थ नल का, जबकि मेडुला में इसके 2 भाग, हेनले का लूप और संग्राहक नल का प्रेजेंट होती हैं। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉर्टेक्स। अब बताइए मुझे, कॉर्टेक्स में आपको कहां कोई दिक्कत है? एक बार मैं फिर इसकी थ्योरी पढ़ रहा हूं, देखिए। कॉर्टेक्स इस रीनल कैप्सूल के नीचे होता है, गहरे लाल रंग का होता है, इसके कुछ भाग मध्यांश में धसा हुआ रहता है जिसे बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। क्लियर? और इसमें नेफ्रॉन के ये भाग होते हैं। और क्या लिखना है आपको? कुछ नहीं लिखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेडुला की। मेडुला जो है वो कॉर्टेक्स के नीचे का भाग है भाई। क्लियर? पता है हमें। इस मेडुला में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये जो ओभार है ना, ये वाले, ये जो मतलब धसा हुआ भाग है, इस भाग के कारण इसमें कुछ कीप नुमा संरचना बन जाती है, ऐसी। देखो इस प्रकार, ऐसे ऐसे संरचना बन जाती है। ये जो आपको संरचना दिख रही है ना, ये कीप नुमा संरचना, देखो अपने आप बन गई भाई। मान लीजिए आपके सामने ऐसे उभाड़ थे, ऐसे ना, तो बीच में ये ऐसा होगा, बीच में। समझ गए? तो ये हुआ एक प्याले नुमा संरचना। ठीक है, और इस प्याले नुमा संरचना में होते हैं हमारे पिरामिड। कौन होते हैं? पिरामिड। अब आपको क्लियर समझ में आ गया? ये तो बर्टनी के स्तंभ है जो इस प्रकार गड्ढे नुमा रूप में है। इन 2 गड्ढों के बीच में एक प्याले नुमा संरचना बन जाएगी, तो उस प्याले नुमा संरचना में प्रेजेंट रहेगा हमारा पिरामिड। यही कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, तो अब जैसे ये बन गया, तो यहां पे हमारा क्या होगा भैया? ये हमारे पिरामिड होंगे, और जहां तक पिरामिड बन रहा है वहां तक मान लीजिए आपका मेडुला वाला भाग है। अब आपको बात समझ में आ गई? तो ये मेडुला वाला भाग यहां तक हो गया इसका। ठीक है ना? अब आप देखो, ये मेडुला वाला भाग है और ये अंदर दसा हुआ भाग है किसका? कॉर्टेक्स का। तो ये इसके भीतर ही तो दसा हुआ है मेडुला के। ठीक है, तो ये चीज आपको जरा ध्यान से समझनी है कि बर्टनी के स्तंभ और पिरामिड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बर्टनी के स्तंभ तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि सर कॉर्टेक्स का जो भाग मेडुला के अंदर धस जाए उसे हम बर्टनी के स्तंभ बोलते हैं। और सर इन बर्टनी के स्तंभ के कारण मेडुला में कुछ प्याले नुमा संरचनाएं बनती हैं जिनमें पिरामिड स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? पिरामिड। ये पिरामिड हैं।
क्लियर। अच्छा, इन पिरामिड के नीचे जो एक ट्यूब लाइक संरचना बनी है, देखो ये वाली बनी है ना, देखो यहां पे देखो। अच्छा, इसको आप ट्यूब लाइक थोड़ी बोलेंगे, ये है नलीनुमा संरचना, तो ये वाली है ना, तो इसको बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है? कैलिक्स। तो जितने हमारे पिरामिड होते हैं उतने ही यहां पर कैलिक्स होंगे। ये सभी कैलिक्स हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी कैलिक्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये सभी कैलिक्स मिलकर, अच्छा एक बात बताओ, ये कैलिक्स हैं और ये सभी इस संरचना में ओपन हो रहे नहीं हो रहे, यह एक खुली हुई संरचना है ना, तो इसको बोला जाता है पेल्विस। क्या बोला जाता है? पेल्विस। कि सभी कैलिक्स आपस में संयुक्त होकर पेल्विस में खुलते हैं, और जो पेल्विस का संबंध होता है वो मूत्र वाहिनी से होता है। किससे होता है भाई? मूत्र वाहिनी से। ठीक है, तो जो मूत्र है वो यहां पर नेफ्रॉन से बनेगा, नेफ्रॉन से पिरामिड के माध्यम से होता हुआ वो इन कैलिक्सों में खुलता है, और कैलिक्सों से पूरा मूत्र कहां जाता है? पेल्विस में, और पेल्विस से मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय। ये सिस्टम होता है हमारी किडनी का। अब आपको समझ में आई कि बात नहीं आई? तो आपको कॉर्टेक्स और मेडुला, या मैं कहूं इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन, यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप आराम से बता सकते ना इसको, है ना। मेडुला में आप लिखेंगे कि इसके धंसने के कारण कॉर्टेक्स के, इसमें प्यालीनुमा संरचना बन जाती हैं जिनमें पिरामिड स्थित होते हैं, और इनके नीचे कैलिक्स होते हैं, और सभी कैलिक्स आपस में संयुक्त होकर पेल्विस में खुलते हैं, और पेल्विस मूत्र वाहिनी में खुलती है। ये है हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या मैं कहूँ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी। अब आप मुझे बताइए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको क्लियर तरीके से यहाँ पे अलग अलग करके इसको समझा दिया। एक बार आप थोड़ी भाई प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस हर चीज़ की जरूरी होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, नेफ्रॉन जिनको वृक्काणु कहते हैं की संरचना। नेफ्रॉन एक इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको वृक्काणु कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन एक इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको वृक्काणु कहा जाता है भाई। चलिए लिखिए, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके दो भाग होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको दो भाग इसके बताऊंगा। आरबीएसई में तो इसने डायरेक्ट 4-5 भागों में डिवाइड कर दिया है ना, लेकिन एनसीईआरटी पहले इसके दो भाग मानती है और फिर उसको हम आगे डिवाइड करेंगे। नंबर 1, मैलपीगी कोश, और सेकंड है स्रावी नलिका। ठीक है, दो भाग होते हैं, पहला मैलपीगी कोश और दूसरा है स्रावी नलिका। अब हम जो बात कर रहे हैं वो अपने एक बहुत मुख्य टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, तो अब हम नेफ्रॉन की पहले तो संरचना समझेंगे कि किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और उसके बाद हम अपने
बॉडी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया को समझेंगे कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, हाँ, तो ये आप लिखते चलिए ना। तो सबसे पहले नंबर 1 आप हेडिंग लगाकर, हाँ, मैलपीगी कोश। यह अग्रभाग होता है जो दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब नंबर ए, वोमन संपुट, जिसको आप वोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, केशिका गुच्छ, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। कर लिया, लिख लिया। तो नंबर ए हेडिंग हम लगाएंगे वोमन संपुट। आप इंग्लिश नाम लिख लेना क्योंकि मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। तो वोमन संपुट यह एक प्यालेनुमा भाग होता है जिसमें केशिका गुच्छ धंसा रहता है। इसकी भित्ति महीन व द्विस्तरीय होती है। इसकी भित्ति महीन व द्विस्तरीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी आंतरिक सतह में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें पोडोसाइट कहते हैं। जिन्हें पोडोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पोडोसाइट व रुधिर केशिका की भित्ति मिलकर
एक महीन ग्लोमेरुलस कला का निर्माण करती हैं, जिसमें अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो ये है बोमन संपुट, इसको भी आप नोट कीजिए। पहले पूरी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद हम केवल बोमन संपुट को ही समझेंगे। लिख लीजिए इसको आराम से। लिख लिया? मिटा दूं? नेक्स्ट है सेकंड बी, केशिका गुच्छ, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यह है बोमन संपुट में दसा हुआ होता है। इसमें अविवाही धमनिका रक्त लाती है तथा अपवाही धमनिका रक्त ले जाती है। ठीक है। अविवाही धमनिका 50 शाखाओं में विभक्त होकर केशिका गुच्छ बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अविवाही का व्यास अपवाही से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन धमनिकाओं की भित्ति एंडोथेलियम की बनी होती है, जिसमें 500 से 1000 एंगस्ट्रम व्यास के छिद्र होते हैं।
एक पॉइंट और है। वोमन संपुट की एपिथेलियम व रुधिर केशिकाओं की एंडोथीलियम मिलकर निस्यंद परत का निर्माण करती है। तो ये है भाई हमारा केशिका गुच्छ, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, तो इनकी थ्योरी आप लिख लीजिए। इसी के साथ हमारा जो ये बौमन संपुट है, सॉरी मेल्पी की काय है, जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, वो कंप्लीट है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मैं केवल इस बौमन संपुट का यानी कि आपको एक डायग्राम बनाऊंगा मेल्पी की कोश का, और फिर उस डायग्राम के हिसाब से हम इसकी पूरी बात को समझेंगे। ठीक है, तो आज हम केवल थ्योरी ही लिखेंगे और कल इसकी बात करेंगे हम इसको समझकर। ठीक है, और कल आपकी नेफ्रॉन की संरचना कंप्लीट। तो इसको आप नोट कर लेना ना, बाकी बातें करेंगे कल। नोट कर लीजिए आराम से पहले।